Hey Jinendra, hello, namaste, welcome back to my YouTube channel Education Point by Kanha Jain. So here we are with the very second part of class 10th chapter 5 arithmetic progression. I hope that you all have seen the very first part. The very first part belongs to the introduction to arithmetic progression. What is arithmetic progression and how we have to solve the given sequence or given the pattern in terms of AP. So we have totally read about the general term of an AP, that is an is equals to a plus n minus 1 into d. तो अभी तक हमने बेसिक्स को समझा है कि AP होता क्या है और उस AP के जनरल टर्म को कैसे यूज़ करना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आपको सेकंड पार्ट नहीं समझ में आने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गो विजिट द वेरी फर्स्ट पार्ट. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जा करके पहले देखिए, देन आप आइए सेकंड पार्ट के पास. अगर ये वीडियो क्वालिटी ब्लर हो रही है तो प्लीज़ अपनी सेटिंग्स में जा करके, एडवांस सेटिंग्स में या एडिशनल सेटिंग में जा करके 1080p में देखिए, तब आपको चीज़ें पूरी क्लियर दिखेंगी. डो नॉट सी द वीडियो इन ऑटो क्वालिटी. ऑटो में कभी कभी 360 ले लेता है, कभी 720 ले लेता है. इट डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन. तो आप अच्छी हाई क्वालिटी में देखिए, आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर दिखेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन. द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड 13 टर्म इज -16. फाइंड AP. अब हम सारे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, बट उसके पहले मैं आपको एक शॉर्टकट कुछ चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें. जैसे मान लीजिए आपके पास ये जनरल टर्म है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सपोज करिए आपको फोर्थ टर्म गिवन है, यानी कि n की वैल्यू 4 दे रखी हुई है, तो a4 क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a4 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, a प्लस 3d. ठीक है, जो टर्म दिया हुआ है उससे एक कम में a प्लस 3d के फॉर्म में आ गया. जैसे मान लो n इज इक्वल्स टू 10 है, तो a10 को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली a प्लस 9d. एक डिफरेंस कम हो जाएगा क्योंकि n माइनस 1 है. करके देख लो, आप जनरल टर्म में डालो 10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a10 इज इक्वल्स टू आ गया a प्लस 9d. तो ये बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है इसको लिखने का इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस में. तो बस हम लोग यही करने वाले हैं यहाँ पर, तभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट अस सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, देन फाइंड AP. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है बच्चों, आपको a7 दे रखा हुआ है. a7 यानी कितना दिया हुआ है, -4. क्या मैं a7 को a प्लस 6d लिख सकता हूँ? परफेक्ट. सो दिस कम्स आउट टू बी अवर इक्वेशन नंबर 1. एंड क्या दे रखा हुआ, 13th टर्म, a13 कितना है, -16, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 12d इज इक्वल्स टू -16. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा. अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट, चलिए तो क्या आया, a प्लस 12d -16, a प्लस 6d -4. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो ये गया 12 में से 6 जाएगा बच्चों, 6d बचेगा. -6 में से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -12. तो देखो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. चलिए, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ d, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ. देखो d आ गया. अब d की वैल्यू का आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में डालो या 2 में डालो. चलिए, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1. तो a प्लस 6d बराबर -4 है, तो a प्लस 6d की जगह आ गया बच्चों, शायद ये -2 है बच्चों, -2 होगा, -4, a माइनस 12 इज इक्वल्स टू -4, तो a इज इक्वल्स टू -4 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 8, मतलब a का वैल्यू 8 आ गया. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है कि आपके पास AP कैसा है, AP बनाना है आपको, तो AP के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. है बच्चों मेरे पास, चलिए देखते हैं कैसा बनेगा. तो रिक्वायर्ड AP इज, पहला टर्म आ गया 8, दूसरा टर्म है आपको डिफरेंस कितने का रखना है इसमें, -2 का रखना है, तो ये आ गया 6 4 2 0, जाता जाएगा ये, आप चेक कर सकते हैं. 6 में से 8 जाएगा, -2 बचेगा, 4 में से 6 गया -2. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को आसान तरीके से बना सकते हैं.
ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड AP कैसे आए, अगर आपको ये समझना होगा तो इसके लिए आपको nth टर्म बना सकते थे आप nth टर्म भी बना सकते थे पहले। देखो कहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। an इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू आपके पास 8 है प्लस n-1, d कितना आपके पास -2, तो 8 ब्रैकेट खोला आपने -2 n + 2 8 + 2 10, तो ये आपका nth टर्म बच गया बच्चों। अब इसमें आप n की वैल्यू डालते जाइए। जैसे ही आप n का वैल्यू 1 डालोगे, 2 1 = 2, 10 - 2 8, n का वैल्यू आप जैसे ही 2 डालोगे, 2 2 = 4, 10 - 4 6 आ गया। n की जगह 3 डालोगे बच्चों, क्या आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप रिक्वायर्ड AP बना सकते हैं, ठीक है। तो A और D मिलने के बाद पहले nth टर्म बनाना था, और nth टर्म बनाने के बाद हम डायरेक्टली AP बना सकते हैं। तो मुझे परफेक्टली पता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिक्वायर्ड AP लिख दिया। बट आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले आप D निकाल लिए, A निकाल लीजिए, A के बाद nth टर्म निकाल लीजिए, और बारी बारी से n की 1 2 3 वैल्यू डालिए, काफ़ी है, और आप रिक्वायर्ड AP अपना बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन को पढ़ते हम लोग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, आप आराम से पढ़िए। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11। चलिए, जो गिवन मैं उसको लिखते जाता हूँ। यहाँ पर गिवन दे रखा हुआ है कि जो चौथा टर्म है वो 11 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये A + 3D = 11 है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एन AP इज 34। सम बोला है, किस किस टर्म का बोल रहा है, A5 और A7 को जब मैं जोड़ दूंगा तो कितना आएगा बोल रहा है ये 34। तो क्या मैं A5 को A + 4D लिख सकता हूँ, और A7 को A + 6D बराबर A और A मिलकर के यहाँ 2A हो गए, 6 + 4 यहाँ पे 10D हो गया बच्चों। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ, A + 5D, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 से काटा 17, तो A + 5D = 17। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ अगर मैं, तो फाइंड इट CD बोला है। CD का मतलब होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए, अगेन एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो देखो A + 5D = 17 है और A + 3D = 11 है। सब्ट्रैक्ट किया, A कट गया, 5 - 3 आया 2, 17 में से 11 जाएगा बच्चों 6 आएगा, तो D का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। सो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चन हियर। If 4 × 4th term is equal to 18 × 18th term, then find its 22nd term। देखो बच्चों, इसमें वर्ड प्रॉब्लम ना बहुत तरीके का है, आपको करना कुछ नहीं है सब में। अगर आप एक बार इसको डिकोड सही तरीके से कर लेते हैं, देन आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको वही एलिमिनेशन मेथड लगाना है जो आपने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सीखा है, और आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए, बारी बारी से एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और काम शुरू करते हैं। देखो क्या बोला, इफ़ 4 × 4th टर्म, तो गिवन लिखता हूँ मैं सबसे पहले। 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 4th टर्म मतलब A4 इक्वल्स टू बोलता है 18 टाइम्स। कौन सा टर्म, 18th टर्म है, तो हमें 22वां टर्म निकालना है। अगर 22वां टर्म निकालना है बच्चों इसमें, तो मेरे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ से पहले A और D निकालूंगा। तो 4 × A प्लस, इसको 3D लिख सकता हूँ, और ये 18 है, इसको लिख सकता हूँ A + 17D बराबर है बच्चों। चलिए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं। 2 के टेबल से 2 बार में गया, ये 2 के टेबल में 9 बार में गया, और कुछ। अच्छा, मैं काटा क्यों हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है सारा, इसलिए काट दिया मैंने। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, तो 2A 3 2 = 6D, ओके, एंड दिस इज 9A, और ये हो जाएगा
17 9 से 9 7 जा 63, 9 6 15। चलिए ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। तो 2a माइनस 9a इज इक्वल्स टू 153d माइनस 6d। ये आ गया -7a, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है मेरे को, 147d दिख रहा है बच्चों यहाँ से। तो फाइनली a इज इक्वल्स टू 147d अपॉन 7 और माइनस n यहाँ पे आ गया। 7 के टेबल में अगर मैं इसको काटूँ तो 21 बार में जाएगा। तो कॉमा करके मैंने लिखा a का वैल्यू -21d मेरे पास आ गया है। चलिए, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ d। चलिए अब देखते हैं हमारा 22nd टर्म कैसे निकलेगा। तो हमें क्या पता है, हमारा जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 2d। और हमें कौन सा टर्म निकालने बोला है, 22nd। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं कि जनरल टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे 22वां टर्म निकालने बोला है, तो मैं डायरेक्ट ये काम कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। तो a22 इज इक्वल्स टू a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -21d प्लस 23d। तो a22 इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, 2d आ गया है। कहीं से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या बच्चों, देखो ध्यान से आप क्वेश्चन को। अब देखिए आराम से इसको शुरुआत से देखिए आपने किया क्या इसको, ठीक है। आपने लिया 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, तो आपने देखा 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म्स था। हमने सॉल्व किया, a का वैल्यू कुछ 21d आया। 21d आने के बाद हमें 22वां टर्म निकालने बोला था, हमने 22वां टर्म निकाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 22वां टर्म था। एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकंड बच्चों, a प्लस बच्चों ये 21d होगा ना, 22 माइनस 1 21d, ओके। तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। सो हमें पता लग गया कैसे सॉल्व होता है यहाँ पे। नाउ हम इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने गलती से थोड़ा सा यहाँ पे 22 को 23 कर दिया था, एक बढ़ा दिया था, जबकि क्या होता है यहाँ पे एक कम होता है। 22 है तो 21 होगा, और a का वैल्यू मेरे पास -21d आया था, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, देन इज गॉट कैंसिल। ये कैंसिल हो गया बच्चों और आंसर 0 आ गया, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा 2 डिजिट्स वाला, कैसे फाइंड आउट करते हैं। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो दिस इज अवर न्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी पूछा, मतलब आपको कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। कैसे नंबर्स, 2 डिजिट वाले, मतलब आपको बेसिकली n का वैल्यू निकालना है। बट आपके पास यहाँ पे डेटा कुछ है नहीं, बट अगर आप अच्छे से सोचोगे तो इतने ही वर्ड प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ चीज़ें दे रखी हुई, बस आपको डिकोड करना है। अब आपको मालूम है कि 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल अगर कोई है तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा, देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 11 12 13, और कहाँ तक जाएगा ये लास्ट तक 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। मतलब हमें इसी के बीच में नंबर देखने हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं सीरीज़ को, तो मेरा जो पहला नंबर आ रहा है 3 की टेबल से डिवाइड होने वाला, वो 12 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड AP विच आर डिविजिबल बाय 3। तो पहला नंबर 12, दूसरा 15, 18 डैश डैश डैश, कहाँ तक, कौन सा लास्ट नंबर डिवाइड हो रहा है, 99 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बस आपने अपना काम यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द काम अपना कर लिया यहाँ पे। तो चलिए इस सीरीज़ को देख करके मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे a का वैल्यू 12 है फर्स्ट टर्म है, क्योंकि डिफरेंस आपको 3 दे रखा हुआ है, और इसका लास्ट टर्म भी आपको पता लग गया है 99, nth टर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 99, a की जगह 12, n हमें निकालना है, डिफरेंस 3 है, तो 99 12 प्लस 3n माइनस 3 बराबर, तो 99 12 में से 3 गया,
9 प्लस 3n, 3n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 9 आ गया 90। तो 3n का वैल्यू 90 आया बच्चों, तो n का वैल्यू 30 आ गया। मतलब कुल ऐसे 30 नंबर होंगे, कौन से वाले, 2 डिजिट वाले, जो 3 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। और भी इसमें क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूँ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। तो आपको पैटर्न ऐसे ही करना है, ठीक है। आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, आप लास्ट टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। आपको एक सीरीज मिल जाएगी, देन पुट द वैल्यू इन जनरल टर्म एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए एक और कंसेप्ट है एपी का। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द जो भी टर्म है फ्रॉम, अगर एंड लिखा हुआ है ई एन डी वाला एंड, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी था, वैसे ही nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे एल आपका क्या बता रहा है बच्चों, एल ना यहाँ पे लास्ट टर्म होगा। किसी भी सीरीज का एक लास्ट टर्म तो होता ही है ना, तो वैसे ही एल आपका लास्ट टर्म होगा, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके से काम करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। nth टर्म 6 टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, 6 टर्म फ्रॉम, बच्चों ये वाला कंसेप्ट कब लगाना है, जब आपको ये स्पेलिंग दी हुई है ई एन डी वाला, इज इक्वल्स टू एल क्या दे रखा हुआ है आपको, लास्ट टर्म -40 माइनस n माइनस 1, यानी कि कौन, छठवां टर्म बोला था 6 माइनस 1, और डिफरेंस आप देखिए यहाँ पे 14 में से 17 जाएगा -3। बच्चों पहले निकाल लेना यार, मैंने निकाला नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। l यहाँ पे -40 था, डिफरेंस आपका 14 में से 17 गया, तो आपको -3 बचा। देन इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, तो -40, अच्छा ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो गया, 6 माइनस 1 5, 5 3 जा 15। तो बच्चों इसका आंसर आ गया -25। तो क्या आया, 6th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब पीछे से। अभी हम शुरू से ऐसा जा रहे थे जहाँ पे पहला वैल्यू हमारा ए होता था, ठीक है। अब क्या बोला है, अगर एंड से पूछ रहा है किसी एपी सीरीज़ का, अगर मुझे पीछे से नंबर पूछ रहा है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें मेरे को लास्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। वैसे हमारा कोई सीरीज अगर शुरू से चालू होता है तो हमारे लिए मैंडेटरी क्या हो जाता है, ए, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, तब तो हम बता सकते हैं अगला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसा होगा। तो वैसे ये वाला कंसेप्ट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जब हमें सीरीज़ के पीछे से बात करेगा, एंड से बात करेगा। तो छठवां टर्म पीछे से कौन सा आएगा बच्चों, -25 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चन हियर, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 7 13 19 247। हमें क्या बोला है, इस सीरीज़ में कौन सा जो टर्म है, मिडिल टर्म जो है वो कौन सा होगा, कितना होगा, क्या नंबर है उसका, वो हमें बताना है। तो वो हम कब बता सकते हैं बच्चों, जब हमारे पास एग्जैक्टली पता हो कि उस सीरीज़ के अंदर 15 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, तभी मैं बोलूँगा। अगर मान लो इस सीरीज़ के अंदर 30 नंबर है, तो 30 नंबर इसका मतलब बीच का टर्म कौन सा होगा, 15वां टर्म होगा, मतलब हमें A15 निकालना है। तो जब तक मुझे टोटल नंबर्स नहीं पता होंगे सीरीज़ के अंदर कितने हैं, क्या मैं मिडिल टर्म निकाल सकता हूँ, क्या नहीं निकाल सकता। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं हम लोग कि टोटल n कितना है यहाँ पास, n की वैल्यू। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी लगाएंगे, तो आपको a दे रखा हुआ है 7, d दे रखा हुआ है 13 माइनस 7, 6 आ गया, कॉमा, और आपको nth टर्म भी दे रखा हुआ है 247। चलिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी का आपने फॉर्मूला लगाया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 247, यह आ गया 7 n माइनस 1 और d की जगह 6। क्या मैं 7 को इधर ले जाऊं, तो 247 माइनस 7 ब्रैकेट खोला मैंने, 6n माइनस 6, ये हो गया 240, माइनस 6 इधर आकर के 6 हो गया, तो 6n इज इक्वल्स टू 246। तो n इज इक्वल्स टू 246 अपॉन 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। तो आपको क्या पता लगा कि भैया इस पूरे सीरीज़ में कितने टर्म है, 41 टर्म है।
अब मुझे इसका बीच का निकालना है। अब 41 तो एक ऑड नंबर है, ऑड का बीच कैसे निकालूँ, 20.5 लिखूंगा क्या, नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए आप इवन ऑड का पता ही होता है कि अगर कोई चीज़ अगर ऑड में दिया है तो n+1/2 कर लो, अगर डायरेक्टली इवन नंबर आया है तो n/2 कर लो, ठीक है। चलिए तो मिडिल टर्म निकालते हैं। चलिए मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n+1/2th टर्म, या क्लास 9 पे पढ़ चुके हैं। n कितना है, 41 + 1/2 यानी कि 42/2th टर्म हो गया। ये काटूंगा तो 21 टर्म हो जाएगा, 21st टर्म हो जाएगा ये 2 के टेबल से। चलिए मतलब हमें 21th टर्म कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो A21 निकालना है। A21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+20D लिख सकता हूँ, उसी जनरल टर्म से जितना दिया उसका एक कम डिफरेंस में। A आपको पता है 7 है बच्चों, प्लस D आपको पता है बच्चों 6 है, तो 7 + 120, तो A21 आपका कौन सा नंबर हुआ, 127, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हमने बेटा n+1/2 किसके लिए किया, ऑड के लिए किया, ये ऑड है, ठीक है। अगर इवन के लिए आता तो डायरेक्ट n/2th टर्म कर देता, रिमेंबर दैट। ऑड आया है इसलिए n+1/2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते, इवन वाला, वो हाफ n/2 + 1th टर्म, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा मीन मीडियन मोड में हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब नौबत नहीं आएगी, मोस्टली केस ऑड का ही होता है, हम लोग देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, एक नए तरीके का क्वेश्चन है ये। टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहाँ पे थोड़ा सा पजल्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं दिए हुए हैं बट वेरिएबल के टर्म्स में कुछ लिखा हुआ है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के कि सॉल्व कैसा होगा, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज P, शो दैट इट्स P + qth टर्म इज 0। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ लिए? तो हम क्या करेंगे, पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ते हैं और पार्ट्स बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचते हैं, जितना बोला उतना पहले काम करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तरीके से। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं, pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। इसका मतलब जैसे कि nth टर्म होता है, ऐसा क्वेश्चन में ना, इफ़ 6th टर्म ऑफ एन AP इज 11, तो क्या लिखते थे, A6 = 11 लिखते थे। वैसे pth दिया हुआ है बच्चों, गिवन nth की जगह p दिया हुआ है, तो n को p से रिप्लेस कर दो। और देखो pth टर्म ऑफ एन AP इस कितना बोल रहा है, Q बोल रहा है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट qth टर्म मतलब AQ इस कितना बोल रहा है, P बोल रहा है, बराबर है। अगर आप देखो यहाँ पास जनरल टर्म में AN = A + n-1 × D होता है, तो A ऑफ P क्या हो जाएगा, A + n की जगह किससे रिप्लेस हो गई, बिल्कुल इससे, बराबर। वैसे इसमें A + Q-1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ये pth टर्म और ये qth टर्म है, तो हम ये किसका जनरल टर्म ऑफ एन AP है बच्चों, ये nth टर्म का है, इसलिए देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ है। वैसे ये pth टर्म बोला है, तो देखो यहाँ पे p है, यहाँ पास p है, वैसे qth टर्म बोला है, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। ओके चलिए इसको ऐसे ही रहते हैं, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। जब आपको ऐसा कुछ मिल जाए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए तो इक्वेशन 2 पहले मैंने लिखा A + Q-1 × D = P, और यहाँ पे A + P-1 × D = Q। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ये A हट जाएगा और यहाँ पे देखिए Q-1 × D, ये है पूरा, माइनस होगा किससे बच्चों, P-1 × D,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, q माइनस डी, सॉरी क्यू डी माइनस डी, और ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट खोलेगा पी डी प्लस डी इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। बच्चों क्या ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा? हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, क्यू डी माइनस पी डी, क्यू डी माइनस पी डी इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। सॉल्व इधर कर रहा हूँ आगे ना, क्यू डी माइनस पी डी, क्या इन दोनों में से डी कॉमन बाहर आ सकता है? आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, क्यू माइनस पी बचा, और यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, पी माइनस क्यू है। तो क्या मैं डी इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। तो डी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए साइन का बस फर्क है, यहाँ पे पी पॉजिटिव है, यहाँ पे पी नेगेटिव है, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे क्यू नेगेटिव है। तो अगर इसको सेम बनाना है तो अगर मैं ऊपर वाले से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा? ये हमने पढ़ा है पहले भी कि माइनस साइन जैसे निकालते हैं ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास डी का वैल्यू देखो क्या आ गया, -1 आ गया बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही आप डी का वैल्यू ले आए -1, यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब डी की वैल्यू का आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, बहुत आराम से बनाना पड़ेगा, एक बार में नहीं बनेगा, पहले ही बता रहा हूँ। जहाँ भी कुछ गड़बड़ की है मतलब ख़त्म है। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी, यहाँ लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ डी, कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ मैं, ए प्लस पी माइनस 1, डी की जगह डाला मैंने -1 और यहाँ पे कौन था, क्यू। देखिए यहाँ पे था, इस पे डाला, ओपन करके देखता हूँ ब्रैकेट को, ए पी -1 माइनस पी, -1 इंटू -1 +1 इज इक्वल्स टू क्यू। तो फाइनली ए का वैल्यू क्यू यहीं पे, -p उधर जाके प्लस हो गया और +1 उधर जा करके -1 हो गया। ये आपको ए का वैल्यू मिल गया। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या निकालने बोला है, शो दैट p प्लस क्यूएथ टर्म इज व्हाट, 0। चलिए, सो ए p प्लस क्यूएथ बोला है, मतलब n की जगह p प्लस क्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे pth टर्म बोला था तो हमने n की जगह p रखा था, qth टर्म बोला था तो n की जगह q रखा था। अब p प्लस क्यूएथ बोला मतलब n की जगह क्या रखोगे, p प्लस क्यू, बराबर इसी जनरल टर्म को फॉलो करते हुए n की जगह p प्लस क्यू से रिप्लेस कर दो। तो इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह क्या रखना है बच्चों, p प्लस क्यू, -1 इंटू डी। देख पा रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू जस्ट अभी आपने क्या निकाली है, पुट कर दो, q प्लस पी -1, ब्रैकेट में रखता हूँ, प्लस p प्लस क्यू -1, डी की जगह -1 रखो, बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करते हैं, लास्ट स्टेप है ये। तो ब्रैकेट खोलूँगा, -p माइनस क्यू +1, q से q गया, p से p गया, 1 से 1 गया। क्या आंसर आ गया, a p प्लस क्यूएथ टर्म क्या प्रूफ हो गया हमारा, 0। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बट आपको बहुत आसान तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक बार में बन जाएगा आपको, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करने लगोगे तो आसान लगेगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। इफ़ mth टर्म ऑफ AP इज़ n एंड nth टर्म ऑफ AP इज़ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस m -1, ऐसा बोल देगा आपको। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करते जाना है। वंस यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट जनरल टर्म ऑफ इन AP, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या किया। पहले मैंने 2 पार्ट पढ़े क्वेश्चंस के, pth टर्म ऑफ इन AP दिया हुआ है क्यू, मतलब AP इज इक्वल्स टू क्यू है, और qth टर्म ऑफ AP इज p बोला है, इसका मतलब AQ का वैल्यू p है। तो इन दोनों को जैसे मुझे मिला स्टार्टिंग का हिंट, मैंने उसको जनरल टर्म में डाला और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला, मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी तो मैं कोई भी nth टर्म को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो जैसे ही मैंने इसको एलिमिनेट किया, a हट गया, यहाँ से मुझे d की वैल्यू बाहर आ गई। ठीक है,
Q माइनस डी माइनस ऑफ P माइनस 1D इज इक्वल टू P माइनस Q। फिर मैंने ब्रैकेट को बहुत आराम से खोला, फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर दिया। जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो कैंसिल आउट होकर के 1, तो D का वैल्यू -1। अब इस D की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो। मैंने इक्वेशन नंबर 1 पे डाली, जैसे ही मैं 1 पे डाला D की वैल्यू को, मुझे A का वैल्यू बाहर आ गया। नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ A एंड D जो मुझे मैंडेटरी चाहिए था। अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में गया कि P प्लस क्यू एच टर्म 0 बोला है प्रूफ करने को, तो मैं लेके चलता हूँ A P प्लस क्यू, A P प्लस क्यू, जहाँ जहाँ पे N है वहाँ पे P प्लस क्यू डाल दिया मैंने, सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पार्ट बहुत ईजीएस्ट तरीके से कर लिया, समझ लिया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए डिफरेंट टाइप्स के, अब आपको एनसीईआरटी लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अभी एपी का और भी पार्ट बचा है, जैसे कि सम ऑफ एंटम्स बचा हुआ है, तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए सम ऑफ एंटम्स लाऊंगा, क्या होता है कैसा होता है, बट उसको बनाने के लिए आपका ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली जंप करोगे 2x में 1.5x में, अगर आप वीडियो को देख रहे हो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, आप अपनी पेन कॉपी मेरे साथ लेकर के चलिए, मेरे साथ बनाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन बना सकते हैं, आप वीडियो को वहीं पॉज कर दो और बना करके देखो क्या आपने और मैंने सही बनाया है, सेम तरीके से बनाया है, तो बहुत बढ़िया जा रहा है। और नहीं बनाया है, अगेन रिमाइंड करके देखो कि मेरे से कहाँ गलती हुई, सर ने कहाँ पे सही तरीके से बताया, सही बनाना था मुझे। तो ऐसे कर करके आप बहुत अच्छे तरीके से एपी को सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में चल रहे हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने अभी कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हैं 1-1 मिनट के, जहाँ पे मैं एमसीक्यू के पार्ट को बना रहा हूँ। आप जाइए मेरे चैनल पे देखिए, शॉर्ट्स में देखिए कि हम कौन कौन से एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो सीधा 1 नंबर मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू बनाने के लिए आपको स्पीड चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो मैं वहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ किस तरीके से आसान तरीके से हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। तो इधर चल रहा है हमारे पास फुल चैप्टर और उधर मैंने चालू कर दिया है आपका एमसीक्यू पार्ट, तो एकदम पैरेलली चला रहा हूँ। तो और अभी मैं जो एमसीक्यू चला रहा हूँ बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्री का चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैंने सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री उठाया था, तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई होगी, तो आप एमसीक्यू बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, मैं पॉलिनोमियल्स के लगा दूंगा वहाँ पे, क्योंकि अपने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा है। वंस द पॉलिनोमियल विल फिनिश आई विल गो फॉर एपी। तो ऐसे करके सिस्टमैटिक प्लान के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, एक तरफ फुल चैप्टर चल रहा है, एक तरफ एमसीक्यू भी चल रहा है। ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटा निकालिए समय रोज का और आसान तरीके से बनता जाएगा। ठीक है, टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, गुड बाय।